स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। एक नया वीडियो हमारे सामने है जिसका नाम है इंडो ग्रीक शासन के बारे में। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये आपकी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और कई बार आपसे परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित कई प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं अपने जो हमारे पास नोट्स है उसी से मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप जानते हो कि हमारे देश में अगर प्राचीन भारत की बात करें तो उसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पढ़ाया था। उसके साथ साथ बाद में हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी, जैसे कि लौह आपका काल हो गया, ठीक है, जिसको आयरन एज के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ साथ मौर्यन सिविलाइजेशन के बारे में हमने समझने की कोशिश की कि मौर्यन सभ्यता क्या थी, मौर्यन प्रशासन कैसा था और अशोक जैसे राजा सम्राट हुए वहाँ पे। अब हम समझते हैं कि कुछ विदेशी आक्रमणकारी, ठीक है, जैसे आप जानते हो कि मौर्य साम्राज्य का सबसे ठीक ठाक अंतिम शासक कौन था? अशोक। तो अशोक के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जब डिक्लाइन करना शुरू किया तो छोटी छोटी आपके साम्राज्य आते रहे, जैसे कि सातवाहन साम्राज्य है और शुंग वंश हो गया। तो ये सारे छोटे छोटे साम्राज्य आते रहे, लेकिन इसी समय आपका इंडो ग्रीक शासन भी देखने को मिलता है कुछ पार्ट में। तो उसी को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो जैसे आप जानते हो कि बैक्ट्रियन ग्रीक, ठीक है, ये आपका बात किया जाए तो नॉर्थ एशिया की बात करें, मतलब कि नॉर्थ सेंट्रल एशिया, तो वहाँ से ये आपका आते थे। और ये आपका सेकेंड शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हिंदुकुश के दक्षिण तक आ चुके थे, ठीक है। पहली बात आपको ये जानना चाहिए कि कहाँ तक आए थे। अब होता क्या है कि मौर्यों का जैसे ही पतन होता है, मतलब कि मौर्य धीरे धीरे करके डिक्लाइन होते हैं, उनका साम्राज्य खत्म होता है, तो उत्तर भारत में कई साम्राज्यों का उदय होना प्रारंभ होता है। अब बात किया जाए मगध की, क्योंकि मगध जो था वो आपका सेंटर में रहता था, तो मगध पर आपका शुंग का कब्जा हो चुका था 185 ईसा पूर्व के आसपास, शुंग डायनेस्टी का, ठीक है। उसके बाद कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कण्व डायनेस्टी जो है आपका पावर में आती है शुंग डायनेस्टी के बाद। दक्कन के उसी समय के क्षेत्र की बात करें, दक्कन मतलब कि हम साउथ इंडिया की बात मानते हैं, ठीक है, उड़ीसा से लेते हुए जो आपका साउथ इंडिया का रीजन है, तो वहाँ पर धीरे धीरे करके सातवाहनों ने कण्वों को हरा करके अपना शासन वहाँ पे प्रशस्त किया था, वहाँ पे अपना स्ट्रांग किया था शासन को। उसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट भारत में लगातार विदेशी आक्रमण जो था बढ़ रहा था, चाहे वो आपका भारतीय उपमहाद्वीप में इंडो ग्रीक का आक्रमण हो या फिर कुछ अन्य आपके, जैसे कि ग्रीको बैक्ट्रियन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से एक प्रमुख शासक 180 ईसा पूर्व में आया था, जिसको हम डेमेट्रियस के नाम से जानते हैं। ये क्या था, मतलब अगर इसकी कहानी समझा जाए तो ये एक आपका ग्रीको बैक्ट्रियन शासक था और ये आपका 180 ईसा पूर्व के आसपास आपका भारत में आया था। उद्देश्य सबका एक ही होता था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने साम्राज्य को विस्तारित कर सकें। तो इन्हीं सब को लेकर के आपके लोग आते थे। अब प्रारंभिक काल की बात करते हैं कि शुरुआत में कैसे इंडो ग्रीक ने शासन किया, हमारे देश पर कब्जा करने की कोशिश की। तो सबसे पहले आप अगर ये समझें तो अलेक्जेंडर जो द ग्रेट जो था, उसने नॉर्थ वेस्ट पे अटैक कर दिया था। तो मतलब शुरुआत तो उसने ही की थी। भारत में विदेशी आक्रमण का जो प्रमुख सबसे ठीक ठाक शुरुआत जो थी वो अलेक्जेंडर ने की थी। और अलेक्जेंडर ने आपका पोरस से संधि करवाई और उसके बाद धीरे करके नॉर्थ वेस्ट रीजन पर जितने भी आपके आक्रमणकारी थे वो आते रहे। अलेक्जेंडर ने इस यहाँ पे क्या किया था कि जनरल सेल्यूकस था उसका, जिसने सेल्यूसाइड एम्पायर बनाया था। और उसके सेल्यूसाइड एम्पायर, ये आपका जो सेल्यूसाइड एम्पायर देख रहे हो, उसमें चंद्रगुप्त के मौर्य के साथ भी उसका कन्फ्लिक्ट चलता था। वो अलग बात है कि बाद में इन दोनों के बीच संधि हो चुकी थी, ठीक है, उसको हम कभी किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो आपका ये है कि बलूचिस्तान अफगानिस्तान के रीजन या क्षेत्र की बात किया जाए तो वो भी आपका इसी सेल्यूसाइड एम्पायर मतलब सेल्यूकस के अंतर्गत आता था। अगर मेगास्थनीज की बात किया जाए, मेगास्थनीज जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे, जो कि आपका डेमेकस या फिर डायोनिसिसस के तौर पे आपके भारत आए थे, वहाँ से आपके भारत आए थे। उन्हीं वहाँ के राजा के द्वारा मेगास्थनीज को भारत भेजा गया था ग्रीक के द्वारा। अब समझते हैं कि धीरे धीरे जो ग्रीक पॉपुलेशन थी वो आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन में रहने लगी थी, वो वहाँ पे निवासी बन चुके थे। इसीलिए इनको इंडो ग्रीक के नाम से जानते हैं, मतलब कि एकदम क्लियर ग्रीक के नाम से नहीं जानते, इनको इंडो ग्रीक के नाम से जानने का एक प्रमुख रीजन यह भी समझ में आता है। मौर्यों के पास विदेशियों के लिए अलग से डिपार्टमेंट हुआ करता था। कहने का मतलब है कि जो भी मौर्य आते थे, चाहे वो मतलब मौर्य जो थे, विदेशी जितने भी मौर्य के साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, वो उनको अलग से ट्रीटमेंट देते थे, क्योंकि उनके व्यापारिक संबंध अच्छे थे और उनके राजनीतिक संबंध भी अच्छे थे। चाहे वो यवन आते थे, चाहे वो पर्शियन आते थे, वो सभी का सम्मान करते थे, ठीक है। ग्रीक आते थे वो भी सम्मान करते थे। अब ग्रीक वालों की अगर बात किया जाए तो वो आपका यवन संस्कृत में या फिर यूना पाली में उनको कहा जाता था। ग्रीकों को कहने का मतलब है जैसे भारत का पुराना नाम आपका आर्यावर्त हो गया, ठीक है, और इसी तरह से हिंदुस्तान हो गया या फिर सिंध क्षेत्र हो गया, तो कुछ मतलब अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो इसी तरीके से ग्रीक जो है वो, आज का ग्रीक जो है वो
पहले यवन के नाम से जाना जाता था, संस्कृत में उसको यवन बोलते थे, या फिर पाली भाषा में उसको योना के नाम से जानते थे। अब समझते हैं कि इंडो ग्रीक साम्राज्य जो है वो आपका कितने देर तक भारत में रहता है। तो 30 प्रमुख राजा नॉर्थ वेस्ट रीजन में दिखाई देते हैं। द्वितीय सेंचुरी BC ईसा पूर्व से लेकर के फर्स्ट सेंचुरी ईसा पूर्व के आसपास तक इनका जो साम्राज्य है वो दिखाई देता है। अब इसमें 30 राजा मैंने बता दिया था, तो इसमें से जो पहला आपका देमेत्रियस, जिसको इथेडेमस फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता था, वो 130 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है, और इसके द्वारा जो उस समय का भारत था उसमें अफगानिस्तान पंजाब का रीजन आता था, तो उसने वहाँ पे कब्जा कर लिया। इतनी बात तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा बात आगे बढ़ा लेते हैं। अब जैसे पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे पॉइंट हैं, ठीक है, लेकिन हम टू द पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। जैसे 25 साल उसने क्या किया कि जो डिमाइड था उसने शासन किया, ठीक है, और वहाँ पे उनके द्वारा जो अच्छी चीज़ें थी उसको भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि कई सिक्के उन्होंने चलाए और उन्हीं से इनके होने का प्रमाण मिलता है। आखिर हमें अगर ऐतिहासिक कुछ एविडेंस नहीं मिलेगा तो हम किस आधार पर जानेंगे कि फलाने व्यक्ति आपका इस समय पे हमारे भारत में आक्रमण किया था। तो उनके द्वारा सिक्के जारी किए गए थे, वही हमें यहाँ पे मिलते हैं। अनअर्थ करने के बाद डेमेट्रियस के डेथ के बाद आपसी संघर्ष बढ़ गया अफगानिस्तान के रीजन में और पाकिस्तान के रीजन में। इसमें कई राजा ऐसे थे जो कि अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जैसे अपोलोडोरस फर्स्ट, उसने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और उसको पहला इंडो ग्रीक किंग माना जाता है, नॉट फ्रॉम बैक्ट्रिया। कहने का मतलब है जैसे कि आप ये समझिए कि भारत में अंग्रेज जब आए तो अंग्रेज क्या करते थे, अपना शासन कहाँ से चलाते थे, वो आपका ब्रिटेन से चलाते थे। लेकिन भारत में कोई अंग्रेज भारत से ही शासन नहीं चलाता था। ठीक उसी तरीके से जो आपका डेमेट्रियस या फिर यूथिडेमिड था वो आपका बैक्ट्रिया से शासन चलाता था। लेकिन बाद में ये आपका जो अपोलोडोरस हुआ वो पहला ऐसा शासक था जो कि इंडो ग्रीक शासक होते हुए भी वो भारत से अपना शासन चलाता था। मतलब वो अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया, बैक्ट्रिया के अंतर्गत नहीं रहा। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। गांधार व पंजाब के रीजन को शामिल कर लिया उसने अपने में, और वो सबसे बड़ी बात थी कि उसके ज़माने में बुद्धिस्ट या फिर बुद्धिज़्म का लिया जाए वो बहुत फ्लोरिश था, मतलब कि बहुत समृद्ध था और वो फल फूल रहा था। और अभी हम आगे ये भी देखेंगे कि कैसे मतलब कि विदेशी आक्रमणकारी जो आते हैं भारत, वही बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे एशिया में करते हैं, ठीक है, और उनको लाइट ऑफ एशिया के महत्व को पर पहुंचाते हैं। इन सभी बातों का डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे समझिए कि ग्रीक आर्ट एंड कल्चर में भी आपका भारत में प्रभाव दिखाई देता है। मतलब ग्रीक लोगों का आर्ट एंड कल्चर में भी हमें स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। अब बात किया जैसे गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है, उसमें ग्रीक प्रभाव इंडियन आर्ट के साथ साथ दिखाई देता है। ये बात आपको समझ में आई है। अब कुछ अन्य बातें जैसे कि आपका यहाँ पे मैं बता रहा हूँ मेनेंडर प्रथम। यहाँ पे मेनेंडर फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, इसके बारे में बिना जाने आप नहीं रह सकते, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये 150 से लेकर के आपका 130 ईसा पूर्व के आसपास तक शासन किया है इसने। और मेनेंडर फर्स्ट इसको सोटर के नाम से भी जानते हैं, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि मेनेंद्र या मिलिंदा, ये पाली में इसको मिलिंडा के नाम से भी बोलते थे। तो जैसी जिसकी श्रद्धा उस हिसाब से इसको नाम देता है। अब समझते हैं कि जो बैक्ट्रिया था ये सबसे पहले बैक्ट्रिया का शासक था। मैंने पहले ही बताया बहुत से राजा जो इंडो ग्रीक होते थे वो आपका बैक्ट्रिया से ही आते थे और बैक्ट्रिया से ही शासन करते थे, लेकिन बाद में कुछ अपने को स्वतंत्र घोषित कर लेते थे, जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया। अब मेनेंडर की अगर बात किया जाए तो वो आपका काबुल घाटी से लेकर के रावी नदी तक, ठीक है, उसका शासन था। स्वेट वैली ये आपका पाकिस्तान में पाया जाता है, या इसको स्वात वैली के नाम से भी जानते हैं। उत्तर में पाकिस्तान में ये रीजन में आज के डेट में आता है। वहाँ से लेकर के दक्षिण में आपका अराकोसला जो अफगानिस्तान में है आपका, वहाँ तक देखने को मिलता है। कभी कभी कुछ साक्ष्यों के द्वारा, कुछ भारतीय साक्ष्यों के द्वारा यह भी पता चलता है कि यह इसका जो दक्षिण में पाटलिपुत्र या राजस्थान तक भी विस्तार हुआ करता था। किसका? मिलिंडा का या मेनेंडर का, ठीक है, ये मिलिंडा फर्स्ट था या मेलेंडर था। अब इसने बुद्धिस्ट को आपका यहाँ पे काफ़ी में कन्वर्ट करने की कोशिश की, ठीक है, लोगों को भी प्रचार प्रसार के लिए प्रेरित किया और खुद बुद्धिज़्म को ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद आपका जो आपका मिलिंदा के बाद उसका पुत्र स्ट्रेटो फर्स्ट राजा बनता है, उसका उत्तराधिकारी बनता है। तो इसको मिलिंडा पान्हा जो है वो आपका इसके द्वारा एक बुक कंपोज की जाती है, एक पुस्तक कंपोज की जाती है, और 1000 ईसा पूर्व की बात है, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व की बात है। और ये मिलिंडा पान्हा में आपका बात किया जाए तो आखिर है क्या इसमें, तो अगर उसको समझने की कोशिश करें तो जो आपका डायलॉग बिटवीन मिलिंडा और एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था नागसेन, उनके बीच में एक डायलॉग है, क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है।
और उसी को एक बुक के तौर पे कंपोज करके मिलिंडा पान्हा के नाम से जाना जाता है। मतलब मिलिंडा और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में आपका ये पूरा कन्वर्सेशन है। परीक्षाओं में आपसे पूछ सकता है कि आखिर ये संवाद किन किन लोगों के बीच में है। अब बात की जाए जो ओरिजिनली इस किताब की बात करें तो ये संस्कृत में लिखा गया था, बाद में इसको पाली में भी अनुवाद कराया गया, क्योंकि पाली जो था वो बहुत फेमस था, वो आपका उस समय के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली सबसे ठीक ठाक भाषा थी। अब समझते हैं कि जो सिक्के मिलिंडा के द्वारा चलाए गए, तो सिक्के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मेटल के अलग अलग धातु के मिलते हैं। जैसा कि हिंदुकुश क्षेत्र में हमें कुछ सिक्के मिले हैं, हिंदुकुश के जो सिक्के मिले हैं उसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, ये सारी भाषाएं, ये सारी मतलब कि मेटल्स आपको देखती हैं। अब सिक्कों पे कुछ कलाकारी भी करते थे, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि आपको गांधार जो स्कूल ऑफ आर्ट है उस वो स्पष्ट दिखाई देता है ग्रीक प्रभाव उस पर। तो ग्रीक भाषा में, इंडो ग्रीक भाषा में रॉयल पोर्ट्रेट दिखाई देते हैं, जिसे ग्रीक देवता दिखाई देते हैं, जियोस हों चाहे अपोलो हों चाहे अथेना हो, ये सभी उनके चित्र जो हैं आपका हमें इन सभी चीज़ों में दिखाई देते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सिल्वर कॉपर की ज़्यादातर स्क्वायर शेप की, जैसे स्क्वायर का मतलब क्या होता है, लंबाई भी बराबर हो, मतलब मान लो ए लेंथ है, ये भी ए लेंथ है, तो इस तरीके के आपके सिक्के भी बरामद हुए हैं या फिर देखने को मिले हैं। अब इंडियन वेट स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बनाए जाते थे। कहने का मतलब क्या है कि उनका एक मानक होता था, मानक के आधार पर ही बनाया जाता था। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी बना रहा है, तो ऐसा भी नहीं होता था, ठीक है। अब बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलता है ग्रीक और खारोस्की में, ठीक है। खारोस्ती स्क्रिप्ट को मैंने कई बार आपसे बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आप देख सकते हो वहाँ पे जा करके। तो खारोस्ती स्क्रिप्ट जो होती थी, खारोस्ती स्क्रिप्ट जो है राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है, ठीक है। और इसमें ग्रीक भाषा में खारोस्ती स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। जैसे देवनागरी भी एक स्क्रिप्ट है, जिसे हिंदी जो है या संस्कृत जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। अब समझते हैं कि इंडो ग्रीक शासन का पतन कैसे हुआ, क्यों हुआ, आखिर कौन था अंतिम शासक। तो अंतिम इंडो ग्रीक शासक जो है आपका स्ट्रेटो सेकंड है, और पंजाब पर 55 ईसा पूर्व तक से लेकर के 10 एडी के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। उनका समय माना जाता है कि हाँ इन्हीं क्षेत्रों में इनका जो है समापन हुआ था ग्रीक शासन का। और ग्रीक लोग कई शतकों तक भारत में ही रह गए। कहने का मतलब हुआ शासन समाप्त हो गए, लेकिन जो प्रजा थी या फिर उनके साथ जो लोग आए थे वो गए नहीं, वो यहीं रह गए, ठीक है। ऐसा हमें देखने को मिलता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम शक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये जो शक जो है वो आपका प्रमुख शासक थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरह के वीडियोस अगर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल एग्जाम सभा को आपको दिख ही रहा है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय।